नमस्कार। लखनऊ की लड़ाई में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज लखनऊ की लड़ाई की शुरुआत एक किस्से के साथ करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बेल्ट में अगर आप जाएंगे तो बुजुर्ग ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प तरीके से बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने बेटे अजीत सिंह को मृत्यु से पहले कहा था कि अगर दिल्ली से बागपत के लिए निकलो तो लोनी बॉर्डर पर सबको राम राम करते जाना, उससे आगे बागपत के लिए जाओ तो सबसे हालचाल पूछ लेना, लेकिन अगर छपरौली बड़ौत तक पहुंचे और जाटों को गालियां भी दी तब भी वो वोट तुम्हारे लिए ही करेंगे। हालांकि इस कहानी की सत्यता की तो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 2012 तक ये बात बिल्कुल सत्य थी। जाट नाराज हो नहीं हो, जाटों का वोट यानी आरएलडी अजीत सिंह के लिए ही जाता था। लेकिन एक कहावत है, दुनिया आगे सोचती है, जाट पीछे की सोचते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी भूगोल को बदलने का मादा रखने वाले जाटों में ये कहा जाता है कि वो एक बार सोच लेते तो सोच लेते, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। और यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, यहाँ तक कि 600 साल पुराने मुगल काल से रिश्ता भी नपवा रही है ताकि उनको अपनी तरफ किया जा सके। आखिर इसकी वजह क्यों पड़ी है? क्योंकि युवा जाटों में प्रचलित है कि एक जाट जाट होता है, 2 जाट मौज, 3 जाट कंपनी, लेकिन 4 जाट यानी पूरी फौज। और यहाँ तो सवाल 136 सीटों का है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकलकर लाल किले तक पहुंचने वाले देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह। बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग, वो देश कभी, चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तियार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूँ। इन्हीं चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचाने का नाम देकर लखनऊ की लड़ाई में अब अमित शाह याद करते हैं, अखिलेश यादव भी चौधरी साहब की याद दिलाते हैं। किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन करके मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। चौधरी चरण सिंह को याद करने की अभी राजनीतिक वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का वो पश्चिमी हिस्सा जिसे वोट के लिए सियासत की प्रयोगशाला काशीराम कहते आए। पहला प्रयोग कहते हैं करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद चौधरी चरण सिंह। कहानी कुछ यूं है कि बताते हैं 1957 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह जातीय गणित के चक्कर में अपने ही गढ़ छपरौली में कुछ वोटों के अंतर से हारते हारते बचे। कहते हैं तभी जाटों के साथ यादव, गुर्जर, राजपूत और मुस्लिम को जोड़कर एक बड़ा जनाधार बनाया, जो किसानों के रूप में बड़ा वर्ग बना। बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त खाना नहीं बनता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी जहां करीब 4% ही है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17% है। मुस्लिम आबादी भले उत्तर प्रदेश में पूरे 20% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32% है। ऐसे ही दलित मतदाता उत्तर प्रदेश में 21% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26% के करीब, जिनमें 80% जाटव, यानी जाट, मुस्लिम और जाटव 3 प्रमुख वोटर अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से वोटर स्तंभ है। तभी चौधरी चरण सिंह के इलाके में उनके पोते जयंत चौधरी जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके 2 दिन में लगातार 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुजफ्फरनगर में अमित शाह को कहना पड़ता है। अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक।
अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। शनिवार को जब यह बयान अमित शाह दे रहे थे, तब गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की शुरू हो चुकी थी। जयंत तब तक नहीं पहुंचे थे, कुर्सी खाली थी। जयंत थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। अब जयंत चौधरी जी भी आ गए हैं। दोनों नेता ने हाथ मिलाकर बात शुरू की। सवाल है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव बाद जयंत चौधरी को अपने साथ ला सकती है, ताकि जाट वोट को अभी डिसबैलेंस किया जा सके। यहाँ ये बात भी नोट करिएगा कि जयंत चौधरी पहली बार बीजेपी के सहयोग से ही सांसद बने थे। तो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। जो जयंत चौधरी पिछले कई चुनावों में कांग्रेस से लेकर एसपी बीएसपी तक के गठबंधन के बावजूद कोई बड़ा कमाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए, उन्हें लेकर इतनी बेचैनी बीजेपी में क्यों है? उनको क्या घबराहट है? जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नारा है भाईचारा नारा है। इस बार किसानों का नारा है ताकत हमारी भाईचारा है। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पे है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। चुनावी आंकड़ों पर बारीक नजर रखने वाली संस्था CSDS के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 41% वोट मिले थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से ज्यादा 44% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 50% वोट मिला, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर बीजेपी का वोट शेयर 52% हो जाता है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में कैराना और मथुरा से होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचे अब तक के चुनावों में बीजेपी के शिल्पकार अमित शाह ये बात कहते हैं। यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यही से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ करती। इसीलिए पश्चिमी हिस्से से सुपड़ा साफ करने का मंसूबा लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी। अमित शाह मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजियाबाद, मुरादनगर, बागपत, बड़ौद पहुंच गए। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरेली, इटावा का दौरा किया। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ जैसे संसद की मुक्ति दीजिए, धन्यवाद से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। यूं तो अभी चुनावी रैलियों पर रोक है, लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव, जयंत चौधरी डोर टू डोर प्रचार की जगह साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह रहे हैं, वहां पश्चिमी हिस्से में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता घर घर प्रचार करने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इसका कारण ये कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर विरोध के वायरल वीडियो 17 की तरह 22 में वेस्ट यूपी से बेस्ट रिजल्ट के भरोसे को डगमगाते हैं? बुलंदशहर में स्याना सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के विरोध के कई वीडियो सामने आए। खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सैनी का प्रचार के दौरान विरोध हुआ। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के विरोध का वीडियो भी सामने आया। शामली जिले के ही कुडाना गांव में समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल को भी कुछ ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। किसी प्रत्याशी के विरोध के कुछ वीडियो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, लेकिन तब पश्चिमी यूपी में ही अमित शाह का ये बयान क्या इशारा करता है? ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव।
इस बयान को सुनने के बाद अब ये तस्वीर देखिए, जहां पश्चिमी यूपी में अमित शाह कैराना, मथुरा, मुजफ्फरनगर और देवबंद तक जनता के बीच जाकर घर घर वोट मांग आए हैं। हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। मित्रों, 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। नहीं, उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूँगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वेस्ट यूपी की 136 सीट में से 20 पर ही जीत हासिल हुई। 2017 का चुनाव आया तो बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा कर लिया। कहते हैं ये संभव हो पाया जाट वोट बैंक के कारण। अब इसको देख लीजिए, जाटों ने 2014 में 77% वोट अपना बीजेपी को दिया। 2017 में जाट वोट का एकमुश्त 40% हिस्सा बीजेपी ने हासिल किया। 2019 में फिर से जाट वोट का 91% वोट बीजेपी के खाते में आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 जाट विधायकों वाली बीजेपी ने इस बार 17 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। जाट वोट अहम है। दावा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सिर्फ 12 ही जाट उतारे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां दलितों की और जाटवों की तादाद जाटों से ज्यादा है, वहां बीजेपी ने अपना फोकस इनसे कहीं ज्यादा जाटों पर कर रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर को अपने वोट बैंक से छिटकने न देने के लिए जाट नेताओं को मनाने से लेकर जयंत पर डोरे डालने तक की कहानी इसीलिए सामने आई क्योंकि 2019 के चुनाव को ध्यान दें तो लोकसभा इलेक्शन में जहां मुस्लिम वोट का सिर्फ 8% हिस्सा पूरे प्रदेश में बीजेपी पाती है, वहीं जाटों वोट का 17% हिस्सा ही मिल पाता है। लेकिन अकेले जाट वोटर ऐसे हैं जिनका 91% हिस्सा बीजेपी के पास आता है। इसीलिए पहला फोकस जाट वोटर बन जाता है, जिसे 2013 के बाद मुस्लिमों के साथ हुए तनाव के आधार पर दोबारा अपने पास खींचने की कोशिश होती है। तुम्हारी पेंशन बहाल करेंगे। जब तुम्हारी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बाजान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं, जनता ने हराया इनको। आलू और गन्ना प्रमुख रूप से उगाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आलू जो जमीन के नीचे होता है, गन्ना जो जमीन पर सबसे ऊंची फसल। कहते हैं इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर भी, जिसका मूड जमीन पर गन्ने की तरह जितना ऊपर दिखता है, आलू की तरह जमीन के नीचे भी रहता है। पश्चिमी यूपी मुसी जाट वोटर के लिए इस बार एक प्रयोग अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर किया और बीजेपी उसी जाट वोटर को मनाने के लिए तमाम प्रयोग करने में जुटी। प्रयोग जिसका सफल होगा, लखनऊ की लड़ाई जीतकर सत्ता का चौधरी वही बनेगा। ये बात तो 1977 की है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मिर्ची में एक भाषण दे रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं जाट हूं, लेकिन आज अगर मैं मुसलमान बनना चाहूं तो मैं फौरन ये कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह कर भी ब्राह्मण नहीं बन सकता, मैं चाह कर भी राजपूत नहीं बन सकता। यहां तक कि चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अगर मैं चाह भी लूं तो मैं हरिजन नहीं बन सकता, क्योंकि इस देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। दरअसल चौधरी चरण सिंह जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से यहां तक कहा था कि लोक सेवाओं में उन लोगों को प्रमोशन दीजिए, उन अधिकारियों को जो परंपरा को, जाति को छोड़कर दूसरी जाति में शादी ब्याह करते हैं। और आज देखिए, उन्हीं की धरती पर, चौधरी चरण सिंह की ही धरती पर 600 साल पुराना
मुगल कालों से रिश्ते को लेकर, लड़ाई को लेकर अब धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है उसके लिए हम लोग दुखी भी हैं, और ऐसी घटना न होती ये सरकार और हम लोग प्रयास करेंगे। राजनीतिक दल इसको तूल न देते, पंचायतें न होती, ये आरोप जरूर सरकार पे लग सकता है कि सरकार ने पंचायतें क्यों होने दी। सितंबर 2013, बात आज से 8 साल पहले की, जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं। आज सरकार से सवाल पूछने वाले अखिलेश यादव पर तब दंगा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगता है, और उनके सबसे करीबी मंत्री आजम खान दंगे को लेकर गंभीर आरोपों से घिर जाते हैं कि जहां तक आपने हमारी पार्टी के नेता का नाम लिया, आजम खान साहब का, उन्होंने कहीं भी किसी तरह से किसी भी पुलिस अधिकारी को फोन नहीं किया। आजम खान पर इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने दंगाइयों को रोकने के बजाय पुलिस के ही हाथ बांध दिए, और पूरी सरकार धृतराष्ट्र की तरह अंधी होकर उत्तर प्रदेश को जलते देखती रही। आप अगर उस जमाने की जो रिपोर्ट्स आती हैं कि कितनी कॉल्स की गई और क्या हुआ क्या नहीं, तो उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को रोका गया था कोई कदम लेने से। यहाँ भी मेरा मानना है कि आज वही, देखिए, अफसर चाहे आप बदल दिया, लेकिन आज प्रशासन कदम उठा रहा है। उस टाइम क्यों नहीं उठाया 10 दिन से कदम? क्या वही अफसर थे? मोरले IAS हैं, IPS हैं, सब वही हैं, नाम बदल दीजिए आप। और अगर ऊपर प्रशासन चलता है मुख्यमंत्री या नेताओं की इशारों पर। मुजफ्फरनगर के मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के बाद ये दंगे भड़के थे। एक मुस्लिम लड़के पर जाट समुदाय की एक लड़की से छेड़खानी करने का आरोप लगा। उसके बाद लड़की के 2 ममेरे भाइयों गौरव और सचिन ने उस मुस्लिम युवक को पीट कर मार डाला। जवाबी हिंसा में मुसलमानों ने गौरव और सचिन की जान ले ली। ये दिन था 27 अगस्त 2013। दोनों भाइयों की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर दंगों से जल उठा। जिस कवाल गांव में दंगे हुए वो जाट और मुस्लिम बहुल था। जब दंगे नहीं रुके तो सेना को बुलाना पड़ा और इलाके में करीब 20 दिनों तक कर्फ्यू रहा। 17 सितंबर 2013 को जब मुजफ्फरनगर के दंगा प्रभावित क्षेत्र से सेना हटाई गई, तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मेरठ, बागपत और सहारनपुर नफरत की आग में झुलस चुके थे। 2013 के दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए और 40,000 से ज्यादा विस्थापित हो गए। दंगों में एक तरफ सरकार की नाकामी थी, तो दूसरी तरफ उस वक्त महापंचायतों में जाट समुदाय को भड़काने की कोशिश। आरोप बीजेपी नेताओं पर लगे, लेकिन इस हिंसा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट मुस्लिम राजनीतिक एकता को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसे भुनाने की कोशिश बीजेपी आज भी करती है। क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? नहीं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। मुजफ्फरनगर के लोग और पहले चरण के किसानों ने, नौजवानों ने और यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। वेस्टर्न यूपी में इस बार चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का चुनाव है, यहाँ भाईचारे का चुनाव है, और भाईचारे के साथ साथ ये एकता का चुनाव है। और इस बार नारा भी यही है कि किसान भाईचारा चाहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उस बात का जवाब देना चाहिए कि लखीमपुर में किस तरीके से किसानों को कुचला गया, और जिस व्यक्ति ने कुचला है उसके पिताजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी के प्रदर्शन को मुजफ्फरनगर दंगों से पहले और बाद में बांटा जा सकता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 में से 30 विधानसभा सीटों में आगे थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में तस्वीर बदल गई और बीजेपी वेस्टर्न यूपी की 111 विधानसभा सीटों पर आगे हो गई। इसके 5 साल बाद भी बीजेपी का यहाँ दबदबा बरकरार रहा और 90 विधानसभा सीटों पर उसने बढ़त बनाए रखी। अगर बात विधानसभा की करें तो मुजफ्फरनगर दंगों से 1 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी से केवल 20 सीटें मिली। वहीं दंगों के 4 साल बाद के विधानसभा चुनावों में बीजेपी 109 सीट ले उड़ी।
इस तरह 2013 से 2019 के बीच जितने भी चुनाव हुए, जाटों ने बीजेपी को भरकर वोट दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी अजय बन गई। लेकिन वक्त ने करवट ली और किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को उठाकर 2013 में पहुंचा दिया। 8 साल पहले जिस मुस्लिम जाट वोट बैंक को तोड़कर बीजेपी ने जो किला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाया था, वो जाटों की नाराजगी के दावों से दरकने लगा। इसे ही देखते हुए अमित शाह ने जाटों को रिझाने के लिए मुगलों का दाव चला। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जाट प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान दिया। इस बैठक में उन्होंने मुगलों की याद दिलाते हुए जाट समाज और बीजेपी के रिश्ते को 650 साल पुराना बताया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जाट हमेशा मुगलों की आंखों की किरकिरी रहे थे। जाट को एक मार्शल रेस माना जाता है, यानी उनकी पहचान लड़ाकों की रही है। मुगल काल में जाट शाही कारवां पर हमला कर सप्लाई चेन को बाधित कर दिया करते थे। महान जाट शासक सूरजमल ने भरतपुर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। एक समय तो आगरा तक उनका राज था। इस तरह अमित शाह के इस एक कदम को जानकारों ने किसान आंदोलन से पनपी जाट मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा। इसी लाइन पर बीजेपी का हर नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब बयान दे रहा है। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे, यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया, और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में। बागपत की तरह कैराना भी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तनाव में रहा। यहाँ पर हिंदुओं के पलायन के आरोप लगे। बीजेपी ने इस मामले को संसद तक उठाया और योगी सरकार ने कथित तौर पर पलायन करने वालों को दोबारा बसाकर इस मामले को अखिलेश सरकार की नाकामी के तौर पर जिंदा रखा। मुख्यमंत्री की तरह अमित शाह भी कैराना के पीड़ित परिवारों के घर गए और इस मुद्दे को हवा दी। अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया और खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटकर वोट मांगे। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को चुनाव, जिसे देखते हुए बीजेपी ने यहाँ अपनी सारी ताकत लगा दी है। अमित शाह और योगी की तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आखिर क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत झोंक रही है, उसे अब सीएसडीएस के इस आंकड़े से भी समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान 32%, जाट 12%, दलित तकरीबन 26% और ओबीसी 30% है।
पहले की तरह अगर मुसलमान और जाट मिल जाए तो ये अकेले ही 44% वोट हो जाता है, यानी जिन्हें भी इन दोनों का वोट मिलेगा वो सीट निकाल लेगा। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40 से 50% के बीच है। ऐसे में जाट और मुस्लिम अगर इन इलाकों में साथ आए तो मुकाबला एक तरफा होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए बीजेपी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर फोकस कर रही है, जिसमें देवबंद भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे चल रहा है, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। बेरोजगारी का तोड़ो। उत्तर प्रदेश में विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए हर दांव आजमा चुका है। अखिलेश कांग्रेस से लेकर मायावती तक के पास जा चुके हैं, लेकिन उन्हें फायदा नहीं मिला। लेकिन इस बार जाट और मुसलमानों की एकता के दावों ने बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। इसीलिए 2022 के चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लड़ाई लखनऊ की है, लेकिन ये जंग दिल्ली के लिए सेमीफाइनल है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह कैराना से लेकर मथुरा तक जब चुनाव प्रचार करते हैं तो ये कहते हैं कि ना ये विधायक चुनने का चुनाव है, ना ये मंत्री चुनने का चुनाव है, ना ये मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है, ये देश का भाग्य चुनने का चुनाव है। अभी तक जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश के हुए हैं, इसमें आम तौर पर जो मोटे तौर पर आप देखें तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी बैटिंग करके आराम से चुनाव जीता जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर छोटी सी चींटी भी बड़े से हाथी के सूंड में चली जाए तो परेशानी कर देती है। इस बार गैर यादव पिछड़ी जातियां, जी हां, गैर यादव ओबीसी और उनकी 78 जातियां और उनके समीकरण के जरिए हर कोई ये जान रहा है कि इस बार गेम फिनिशर्स यही साबित होंगे। यह एहसास अब साफ हो चुका है तमाम राजनीतिक दलों को कि इस बार पिछड़ी जातियां, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, वो जिस तरफ का रुख करेंगी, सत्ता उन्हीं की तरफ होगा। चौधरी रात दिन गाँव अखिलेश यादव का इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था। समाजवादी गठबंधन के साथ जो लोग हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट हराने और जिताने की ताकत रखते हैं, लेकिन सिर्फ जाट वोट ही ऐसा कर सकते हैं, ये कहना भी अतिशयोक्ति होगी। राजनीति में ताकत सिर्फ किसी एक के पास नहीं होती। और तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 से 30% पिछड़ा वर्ग और 26% की ताकत रखने वाले दलित वोटर भी जाट मुस्लिम समीकरण के बीच अहम रोल अदा करते हैं। अब तक पश्चिमी यूपी में दलितों में भी 80% तक पावर रखने वाले जाटो वोटर मायावती के ही दल के साथ हैं। क्या इस बार भी लखनऊ की लड़ाई में बीएसपी जब जमीन पर भले दिख नहीं रही तब वो वोट बढ़ सकता है? क्या समाजवादियों के साथ इस बार अम्बेडकरवादी जी भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है, ये बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को उड़ा देंगे। इसलिए समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ मिलकर के हराएंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी अम्बेडकरवादी दोनों साथ लड़ेंगे? ऑफ कोर्स, सारे सेक्शंस, सारे रंग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले ही जाटो समाज की भागीदारी बड़ी तादाद में हो, लेकिन
वाल्मीकि समुदाय भी कम नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, रामपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां वाल्मीकि समुदाय भी बड़ी तादाद में रहता है और ये बीजेपी का इस पर अच्छा खासा प्रभाव है। इसके बाद लखनऊ की लड़ाई में अगर आप सोचते हैं कि जाट, मुस्लिम और दलित वोटर ही सारे खेल बना देंगे तो रुकिएगा। सत्ता दिलाने में छुपे हुए रुस्तम वोट बैंक को जान लीजिए। ओबीसी वर्ग में आने वाला सैनी समुदाय, पिछड़े वर्ग का ही कश्यप, पिछड़ों में ही अति पिछड़े धनगर समाज, गुर्जर वोटर के साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट को भुलाया नहीं जा सकता। अलग अलग जातियों में बटे इन मतदाताओं में अधिकतर किसान हैं, जिन्हें लुभाने के लिए अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जेब में अन्न बंधी हुई लाल पोटली लेकर अखिलेश यादव पहुंचते हैं। किसानों की बात आते ही जेब से लाल पोटली निकालते हैं। अन्न संकल्प लेने की बात किसानों के हक में करते हैं। अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न ले और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। कृषि बिल लाने के बाद शुरू हुए किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध तेज हुआ। सरकार ने बिल वापस ले लिया। क्या इसके बाद भी अलग अलग जातियों में बटा खेती किसानी से जुड़ा 70% किसान वोटर विरोध में वोट दे सकता है? अखिलेश भाई, आपका और सपा का 10 साल सरकार रहा, पुरानी छोड़ दीजिए, विशुद्ध सरकार 10 साल रही। किसानों के लिए आपने क्या किया, जरा लेकर आइए। हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। 2017 में चुनाव में पेशे के आधार पर 5 एकड़ तक खेती के मालिक 8% किसानों ने वोट दिया, जबकि पेशे के आधार पर ही बांटे तो 9% वोट देने आए खेतिहर मजदूर थे। 5 एकड़ से ऊपर के यानी समृद्ध किसान जो वोट देने आए वो करीब 1% रहे। यानी खेती किसानी से जुड़ा वोटर का एक बड़ा वर्ग छोटे किसानों और ज्यादातर मजदूरों का रहा। राजनीतिक जानकार मानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट के अलावा पाल, सैनी, गुर्जर जैसी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां जाट किसान के मुकाबले छोटी जोत वाले किसान मजदूर हैं, जो जरूरी नहीं कि वोट देते वक्त किसान के रूप में जाएं, क्योंकि ज्यादातर जातिगत आधार पर वोट देते आए हैं। तो क्या जाट, दलित, मुस्लिम के अलावा छोटी जातियों का बड़ा रोल चुनाव में होने वाला है, जिन्हें अब तक ऊपरी तौर पर अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? तो वोट देते वक्त सारे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, वोट आप किसी एमएलए के लिए मत दीजिए, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के मत दीजिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए वोट दीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी, जयंत चौधरी के समाजवादी पार्टी के साथ जाने, मुस्लिम वोट के एकजुट होने के बावजूद जो वर्ग सीक्रेट किंग मेकर माना जा रहा है वो कुछ इस प्रकार है। सैनी समुदाय का वोटर पिछड़ी जाति में ही आता है, 10 सीट पर सीधा असर रखता है, 12 सीट पर प्रभावी वोटर है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद में इस वर्ग की दखल है। कश्यप समाज दावा है कि पूरे राज्य में इनकी तादाद 30 लाख तक है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं जिले में महत्वपूर्ण है। गुर्जर वोटर 2 दर्जन सीट पर 20,000 से 70,000 वोट की ताकत रखते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, शामली, मेरठ, बागपत, सहारनपुर की सीट पर प्रभावी वोटर हैं। पाल, बघेल वोटर ओबीसी में धनगर समाज के नाम से प्रचलित इन मतदाताओं की संख्या कई सीट पर 5 से 15,000 तक की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, आगरा में ये वोटर छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने कई टिकट गुर्जर, सैनी, कहार, कश्यप, वाल्मीकि बिरादरी को दिया। कुल 64 टिकट ओबीसी दलितों को दिए गए अब तक।
समाजवादी पार्टी ने भी यादव से ज्यादा टिकट पिछड़े वर्ग को दिए हैं। पिछड़े वर्ग के वोटों के दम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1989 तक ब्राह्मण या अगड़ी जाति के लोग ही सत्तासीन होते रहे, लेकिन मंडल आयोग के आने के बाद पावर पिछड़े वर्ग के नेताओं के हाथ में गया। ब्राह्मण दरअसल किंग से किंग मेकर की भूमिका में आ गया। लगभग ज्यादातर सीटों पर 10,000 से 50,000 ब्राह्मण हैं। ऐसे में 10 से 12% वो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान अभी तक एक ब्राह्मण और वैश्यों अगड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पंडित जी भी नाराज हैं बीजेपी से। ऐसे में तमाम पार्टियों की यही कोशिश है कि 115 सीट जहां पर ब्राह्मण वोट निर्णायक है, वहां पर ब्राह्मणों को लुभाया जाए। उत्तर प्रदेश को 6 मुख्यमंत्री देने वाला ब्राह्मण समाज का इस बार भी बीजेपी को चुनेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिन्हें साधने के लिए बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। वहीं पार्टी ने 4 सदस्यीय एक कमेटी का ऐलान कर दिया है। दरअसल कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ये दावा किया जाने लगा कि प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है। बीएसपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि विकास दुबे की पत्नी खुशी दुबे को ब्राह्मण होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल पा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी इससे इनकार करते हैं। संतोष शुक्ला की हत्या का भी उठना चाहिए, उस डिप्टी एसपी मिश्रा का भी उठना चाहिए, जिसकी 2 नाबालिग बालिकाएं अनाथ हुई हैं। एक डिप्टी एसपी मारा जाए और सही है, लेकिन कौन से आचार दंड संहिता में लिखा है कि अगर पति कोई गुनाह करे तो उसके लिए पत्नी को गिरफ्तार किया जाए? क्या कुछ प्रमाणिक है तो आप बता दीजिए। ये न्यायालय तय करेगा, न मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे। ये न्यायालय को तय करने दीजिए। पर ये मुद्दा बन रहा है बहुत बड़ा बनने दीजिए ना। मेरा ये मानना है उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए, जब आप इसकी बात कर रहे हैं उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए जिन परिवारों के निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या वे निर्दोष नहीं थे? उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की निर्मम हत्या थाने के अंदर हुई। डिप्टी एसपी मिश्रा मारा गया था ना, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या मिश्रा को आप ब्राह्मण नहीं मानते? क्या शुक्ला को आप ब्राह्मण नहीं मानते? ये जाति का मुद्दा कहां से आ गया इसमें? जैसी करनी वैसी भरनी, न्यायालय उसको तय करे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 12 से 14% के बीच है। करीब 115 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। 12 जिले ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। इनमें गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, इलाहाबाद, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, अमेठी, जौनपुर, देवरिया, बस्ती और बलरामपुर शामिल है। इसलिए अखिलेश यादव लखनऊ में परशुराम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और उनके कार्यकर्ता जय परशुराम के नारे लगाते हैं। यूपी में ब्राह्मण पहले कांग्रेस के वोटर माने जाते थे, लेकिन राज्य की सियासत में दलित ओबीसी की राजनीति हावी हो गई तो बीजेपी के साथ हो गए। लेकिन 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों का समर्थन हासिल कर सत्ता का स्वाद चखा। इसके बाद ब्राह्मण 2012 में सपा के साथ हो गए। 2017 में इन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। बीजेपी को भरोसा है कि यूपी के मंदिरों के हो रहे कायाकल्प को देखते हुए ब्राह्मण समाज विपक्ष के पाले में नहीं जाएगा। यूपी विधानसभा में 2002 में 41 ब्राह्मण विधायक थे, जो 2007 में बढ़कर 56 हो गए। 2012-2017 में 47 विधायक ब्राह्मण चुने गए। 2022 के चुनावों में जब हर दल ब्राह्मण वोटरों को रिझाने में लगा है, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ब्राह्मण किस पार्टी को चुनते हैं। जाति धर्म एक तरफ और एक तरफ दल बदल। चुनावों की घोषणा के बाद महज 16 दिन में 36 विधायकों ने विचारधारा सबको ताक पर रखकर दूसरी पार्टी का झंडा और डंडा
थाम लिया है। वैसे ये वक्त सबसे अच्छा रहता है पार्टी बदलने के लिए, ना सत्ता से बेदखल होने का खतरा रहता है, ना कानून का कोई भय रहता है। लेकिन क्या पार्टी बदल लेने से जीत की गारंटी मिल जाती है? देखना पड़ेगा इतिहास। लेकिन समझना यह भी होगा कि नेता अक्सर बहती हुई हवा को सूंघ लेते हैं। तो फिर दल बदलुओं की ये पूरी कहानी, ये पूरी बयार आखिर क्या बयां कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक जंग ट्विटर पर भी चल रही है, जिसमें अखिलेश योगी पर गठबंधन को लेकर तंज कसते हैं। बाबा जी पैदल भी हैं, बेदल भी हैं। इसके 37 मिनट के भीतर ही योगी आदित्यनाथ पलटवार करते हुए लिखते हैं, चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी यानी तमंचावादी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बदलती निष्ठाओं का प्रतिमान बन गया है। दूसरे दलों से नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाने की होड़ मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए तो बीजेपी पिछड़ी जाति से ही आरपीएन सिंह को ले आए। आरपीएन सिंह जिस पटरौना सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, वहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य 3 चुनावों से जीत रहे हैं। अब चर्चा है कि यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के मुकाबले बीजेपी आरपीएन सिंह को चुनाव में उतारने वाली है। बीजेपी यही नहीं रुकी, उसने अखिलेश के सौतेले भाई की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी से तोड़कर यादव परिवार के झगड़े को नया मोड़ दे दिया। मुलायम की बहू का बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ ऐसा स्वागत किया मानो कोई बहुत बड़े जनाधार वाले नेता को तोड़ लिया। यूपी चुनाव की तारीख घोषित होने के 16 दिनों के अंदर ही 36 विधायकों ने पार्टी बदल ली। बीजेपी से सबसे ज्यादा 16 विधायकों ने पार्टी को टाटा किया, जबकि दूसरी पार्टियों से 8 विधायक बीजेपी में आए। सपा ज्वाइन करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा 24 तक पहुंच चुकी है। वहीं सपा से सिर्फ 3 विधायकों ने ही पाला बदला। लेकिन टिकट की आस कई नेताओं को ले डूबी। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर साइकिल पर सवार हुए, लेकिन अखिलेश से जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो परेशान हो गए। प्रियंका गांधी के बहुचर्चित अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य कांग्रेस से टिकट न मिलने पर पार्टी से नाराज हो गई तो भाजपा ने उन्हें टिकट देकर तोड़ लिया। जाटों को मनाना है, ब्राह्मणों को रूठने से रोकना है, पिछड़ों को बिछड़ने से रोकना है। कुल मिलाकर यही है पूरी कहानी। तमाम पार्टियां जाति के इर्द गिर्द ही इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ, आगे की जाति, पीछे की जाति, ऊंच जाति, नीचे की जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, जाति का ही ढोल बज रहा है और घोषणा पत्र गोल है। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।